सन 1947, एक ऐसा साल जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, लेकिन उन अक्षरों की स्याही लहू से बनी थी। सदियों तक एक ही जमीन पर सांस लेने वाले लोग, एक ही कुएं का पानी पीने वाले, एक ही त्योहारों में झूमने वाले अचानक दो अजनबियों में बदल दिए गए। न उन्होंने मांगा था यह बंटवारा, न उन्होंने चाहा था, लेकिन कुछ मेजों पर बैठे लोगों ने कुछ लकीरें खींची और करोड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। यह कहानी है उन लकीरों की, उन फैसलों की जो दिल्ली और लंदन के वातानुकूलित कमरों में लिए गए और जिनकी आग में पंजाब और बंगाल की गलियां जलीं। बात शुरू होती है उस वक्त से जब भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 200 साल की गुलामी ने इस देश को निचोड़ कर रख दिया था, लेकिन इसी गुलामी के बीच एक और खेल चल रहा था, बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हिंदू और मुसलमान के बीच एक ऐसी खाई खोदी जो पहले कभी इतनी गहरी नहीं थी। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने कहा यह प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन सच यह था कि यह एक प्रयोग था। देखना था कि धर्म के नाम पर लोगों को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। जनता ने विरोध किया, आंदोलन हुआ और 1911 में विभाजन वापस लिया गया, लेकिन बीज बो दिए गए थे। फिर आया 1940 का वह ऐतिहासिक पल, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन। मोहम्मद अली जिन्ना ने मंच से ऐलान किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो राष्ट्र एक देश में नहीं रह सकते। ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत। कांग्रेस ने इसे नकारा। गांधी ने कहा यह भारत माता का अपमान है, लेकिन जिन्ना अडिग थे और अंग्रेज वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब दो पक्ष लड़ते हैं तो तीसरे की ताकत बढ़ती है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन थका हुआ था, टूटा हुआ था। भारत को आजाद करना अब मजबूरी थी, लेकिन कैसे और किसे सौंपा जाए यह विशाल देश। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की भारत को जून 1948 तक आजादी दे दी जाएगी, और इस काम के लिए भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को, भारत का आखिरी वायसराय। माउंटबेटन एक तेज तर्रार इंसान थे। उन्होंने आते ही स्थिति भांप ली। उन्होंने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि पाटना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने नेहरू से बात की, पटेल से बात की, जिन्ना से बात की, और फिर उन्होंने एक फैसला किया जो उन्हें करने का अधिकार शायद था ही नहीं। तारीख आगे खींच ली गई। जून 1948, नहीं अगस्त 1947, यानी एक साल नहीं, महज कुछ महीने। इतनी जल्दी में एक देश को काटा जाएगा जैसे कोई कपड़ा काटता हो, बिना सोचे, बिना नापे। और इस कटाई का जिम्मा सौंपा गया एक ऐसे इंसान को जिसने भारत पहले कभी देखा नहीं था। सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील, भारत की भूगोल से अनजान, यहाँ की नदियों से अनजान, यहाँ के गांवों से अनजान। उन्हें दिया गया एक नक्शा, कुछ जनगणना के आंकड़े, और कहा गया 5 हफ्तों में लकीर खींचो। 5 हफ्ते, और उस लकीर पर टिकी थीं करोड़ों इंसानों की जिंदगियां। रेडक्लिफ ने दिल्ली के एक बंगले में बैठकर नक्शे पर पेंसिल घुमाई। उन्होंने कभी उन गांवों को नहीं देखा जिन्हें वे बांट रहे थे, कभी उन खेतों को नहीं देखा जो एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच बौंट जाएंगे, कभी उन मस्जिदों और मंदिरों को नहीं देखा जो गलत तरफ रह जाएंगी। और 17 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो चुके थे, तब जाकर रेडक्लिफ की लकीर लोगों को पता चली। 2 दिन पहले आज़ादी, 2 दिन बाद तबाही। पंजाब कट गया, बंगाल कट गया, परिवार कट गए, गांव कट गए, खेत कट गए, यहाँ तक कि एक रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा भारत में और आधा पाकिस्तान में चला गया। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, एक अनुमान के मुताबिक 1 से 1.5 करोड़ लोग।
कुछ कहते हैं 2 करोड़। अपनी जमीन छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपनी यादें छोड़कर चल पड़े। न मालूम कहाँ जाना है, न मालूम क्या मिलेगा। पंजाब की सड़कों पर इंसानों की नदियां बहने लगी। एक तरफ से हिंदू और सिख भारत की ओर, दूसरी तरफ से मुसलमान पाकिस्तान की ओर। और इन दोनों धाराओं के बीच नफरत, डर और हिंसा का एक ऐसा तूफान उठा जिसकी कल्पना शायद खुद उन नेताओं ने भी नहीं की थी जिन्होंने यह बंटवारा किया। ट्रेनें चलीं, लेकिन मंजिल पर पहुंचते वे कब्रिस्तान बन चुकी थीं। लाशों से भरी ट्रेनें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती थीं। न कोई जिंदा, न कोई चीख, न कोई आवाज, बस खामोशी और खून। यह थी आजादी की पहली सुबह। इतिहास में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो देह पर नहीं, रूह पर लगते हैं, और 1947 का बंटवारा वह ऐसा ही घाव था। एक ऐसा घाव जो 7 दशक बाद भी रिश्ता है। जब हिंसा की आंधी चली तो उसने कोई फर्कश नहीं किया, न बच्चे में, न बूढ़े में, न औरत में, न मर्द में। गांव के गांव जला दिए गए, कुओं में लाशें भर दी गईं, बाजार उजड़ गए। जो पड़ोसी कल तक ईद और दिवाली साथ मनाते थे, वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यह नफरत अचानक नहीं आई थी, इसे वर्षों तक सींचा गया था, और 1947 में वह जहरीला पेड़ अपना फल लेकर आया। सबसे बड़ी मार पड़ी औरतों पर। इतिहास की किताबें अक्सर इस हिस्से को चुप रहकर पार कर जाती हैं, लेकिन सच ये है कि बंटवारे में हजारों, कुछ अनुमान तो कहते हैं 75,000 से भी ज्यादा औरतों का अपहरण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए। कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों और बहनों को खुद मार दिया, इज्जत बचाने के लिए। यह बंटवारे का वह चेहरा है जो सबसे दर्दनाक है और सबसे ज्यादा भुलाया गया है। अमृतसर के पास एक गांव था, थोआ खालसा। वहां की सिख औरतों ने एक कुएं में कूदकर जान दे दी ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। उस कुएं में 80 से ज्यादा औरतें थीं। इतिहास ने उनके नाम भी नहीं सहेजे, और इसी के साथ चल रहा था वह पागलपन जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लाहौर, जो कभी पंजाब की शान था, हिंदुओं और सिखों से खाली हो गया। अमृतसर, जो मुसलमानों का भी घर था, सूना हो गया। दिल्ली में लाखों शरणार्थी आए, भूखे, बेघर, टूटे हुए। उनके हाथ में सिर्फ एक गठरी थी और आंखों में एक ऐसी याद जो जीते जी नहीं जाती। एक बुजुर्ग सिख किसान की कहानी है जो अपने गांव से चला तो अपने खेत की मिट्टी मुट्ठी में भर लाया। उसने कहा था, यह मेरे बाप की मिट्टी है, दादा की मिट्टी है, इसे नहीं छोड़ूंगा। वह मिट्टी उसने मरते दम तक अपने पास रखी, और जब मरा तो उसी मिट्टी को उसकी कब्र में डाला गया। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह यादों का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था, पहचान का बंटवारा था। अब बात करते हैं उन फैसलों की जो इस त्रासदी को और गहरा कर गए। कश्मीर, वह एक रियासत थी जिसके राजा हिंदू थे और अधिकतर जनता मुसलमान। पाकिस्तान ने हमला किया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना पहुंची, पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों को रोका, लेकिन तब तक काफी हिस्सा जा चुका था। नेहरू मामला संयुक्त राष्ट्र ले गए, युद्ध विराम हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। वह घाव आज भी खुला है। हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, हर तरफ रियासतों के विलय का संघर्ष था। सरदार पटेल ने लोहे की इच्छा शक्ति से 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया। यह काम उतना ही बड़ा था जितना आजादी पाना, लेकिन इतिहास ने इसे उतना याद नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। और उधर पाकिस्तान, एक नए देश की नींव रखी जा रही थी। जिन्ना उसके पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन वे बीमार थे। तपेदिक ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। पाकिस्तान बना महज 1 साल और सितंबर 1948 में जिन्ना चले गए। वह देश जो उन्होंने बनाया था, वह उनके बिना ही आगे बढ़ा, ठोकरें खाता हुआ। नेहरू ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि को कहा था, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन उस रात पंजाब की सड़कों पर आग थी, बंगाल के गांवों में चीखें थीं, और लाखों लोग थे जो न भारत के थे न पाकिस्तान के, बस बेघर थे। कितने लोग मरे यह आज भी कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकार कहते हैं 2 लाख, कुछ कहते हैं 5 लाख,
कुछ कहते हैं 10 लाख से भी ज्यादा। सच ये है कि उनकी गिनती किसी ने नहीं की, क्योंकि जब इतना बड़ा तूफान आता है तो लाशें गिनने की फुर्सत किसी को नहीं होती। यह बंटवारा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक सबकर है। यह सबकर है उस ताकत का जो नफरत में होती है। यह सबका है उन नेताओं का जो अपनी महत्वाकांक्षा को जनता की जरूरत से ऊपर रख देते हैं। यह सबकर है उन साम्राज्यों का जो जाते जाते भी अपने पीछे बारूद छोड़ जाते हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक और सच है, वे लोग जो बंट गए उनके दिल नहीं बंटे। लाहौर में आज भी कुछ बुजुर्ग हैं जो अमृतसर का जिक्र आंखें भरकर करते हैं। अमृतसर में आज भी कुछ परिवार हैं जो पाकिस्तान के उस गांव का नाम याद रखते हैं जहां उनका पुश्तैनी घर था। सरहदें जमीन पर खींचती हैं, इंसान के दिल पर नहीं। और शायद यही इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा सच है। भारत और पाकिस्तान दोनों आज परमाणु शक्तियां हैं। दोनों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। सरहद पर आज भी फौजें तैनात हैं, लेकिन उस सरहद के दोनों तरफ इंसान हैं। एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसे खाने खाने वाले, एक जैसे गाने गाने वाले, क्योंकि 1947 से पहले वे एक थे। और कभी कभी यह सोचकर दिल कांपता है कि अगर वह लकीर न खींची होती, अगर उन 5 हफ्तों में रेड क्लिफ की पेंसिल न उठी होती, अगर वे नेता थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और सोच लेते, तो शायद यह उपमहाद्वीप आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता, वह चलता है उन फैसलों से जो लिए जा चुके हैं, उन लकीरों से जो खिंच चुकी हैं, और उन जख्मों से जो भरे नहीं हैं। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह कहानी हम सबके खून में बहती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप अगली किस कहानी या विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।